नमस्कार मित्रों, कणाद अकेडमी चैनल में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। प्रश्न पत्र की चर्चा की श्रृंखला में जुलाई 2018 का पेपर हमने पिछले वीडियो में प्रारंभ किया था। उसके 44वें प्रश्न तक हमने चर्चा की थी। आगे का जो आपका प्रश्न पत्र है अवशिष्ट, उस पर हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, आपको यदि एकेडमी के द्वारा दिए जा रहे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप हमें प्रोत्साहित कर सकते हैं। आप कमेंट के माध्यम से या आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो जिससे आगे हम जो भी वीडियो डालेंगे वो आपके लिए उपयोगी हो पाएंगे। तो आप हमें प्रोत्साहित करें, समर्थित करें, जिससे हम और अधिक से अधिक वीडियो आपको प्रदान कर सकें। तो प्रारंभ करते हैं। आपका प्रश्न है आपका, वात प्रकृति वाले व्यक्तियों के लिए आहार के कौन से प्रकार लाभदायी नहीं है। ये प्रश्न थोड़ा सा परिवर्तित करके कई बार आ चुका है। कभी पित्त के लिए पूछते हैं, कभी वात के लिए। वात वाला भी पहले एक बार पूछा जा चुका है। तो लाभदायी नहीं है ये हमें बताना है। तो वात के 7 गुण, पित्त के और कफ के भी 7-7 गुण वहाँ पर चरक संहिता में दिए गए हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण उनसे प्रश्न आते रहते हैं, तो सारे आपको ध्यान रखने चाहिए। तो शीत है और रुक्ष है, ये वात के गुण हैं। तो वात आपका बढ़ेगा यदि इस प्रकार के पदार्थों का आप सेवन करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि शीत कारक और रुक्ष कारक जो पदार्थ हैं वो वात प्रकृति वाले व्यक्तियों के लिए लाभदायी नहीं होंगे। उसका उल्टा जैसे स्निग्ध है, गुरु है, ये आपके वात के लिए लाभदायक होते हैं, क्योंकि रुक्षता का उल्टा होता स्निग्धता। तो वात में रुक्षता है, यदि रुक्षता को हम शमन करना चाहते हैं तो स्निग्ध वस्तुओं का सेवन करना पड़ेगा। वात का लघुता, लघु होती है वात, तो उसका हम शमन करना चाहते हैं तो गुरु का सेवन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपको समझना चाहिए कि स्निग्धता और गुरु ये दोनों ही कफ के लक्षण हैं। तो वो जो 7-7 लक्षण आपको दिए गए हैं उनको आप ध्यान रखिएगा। तो आपका आंसर बनेगा ए और सी। ए और सी अर्थात आपका 4th ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। अगला है आपका, योग साधना में सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से उत्तरदायी हैं। तो योग के बाधक लक्षण और साधक लक्षण आपके ग्रंथों में दिए गए हैं। हठ प्रदीपिका के अनुसार इसको आप देख सकते हैं। तो वहाँ पर आपके 6 आपके साधक लक्षण दिए गए हैं। देखिए, ये आपके 6 बाधक तत्व है और ये 6 साधक तत्व हैं। बाधक में अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगलोल्यम च बाधकाः। और उत्साह में, उसमें साधक तत्व में उत्साह, साहस, धैर्य, तत्व ज्ञान, निश्चय और जनसंग का त्याग। अब अपना देखेंगे हम। तो प्रयास जो है ये आपका बाधक तत्व है, उत्साह आपका साधक है, साहस भी आपका साधक है और नियमाग्रह आपका ये बाधक तत्व है। तो उस आधार पर हमें साधक वाला पार्ट बताना था, तो बी और सी आपका ऑप्शन रहेगा। तो सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। अगला भी हठ प्रदीपिका से ही है। हठ प्रदीपिका के अनुसार 10 मुद्राओं में कौन सी सम्मिलित नहीं है। बहुत ही सामान्य प्रश्न है। महाबंध और महामुद्रा, महामुद्रा ये आपकी सम्मिलित है। शांभवी, अश्विनी ये घेरंड संहिता में आती है। घेरंड संहिता में जो 25 मुद्राएं दी गई है वहाँ पर इनका उल्लेख है। हठ प्रदीपिका में जो 10 मुद्राएं हैं वहाँ पर उल्लेख नहीं है। मैं आपको मुद्राएं दिखाता हूँ कौन कौन सी है। ये 10 मुद्राओं का क्रम है आपका रत्ना उसके प्रदीपिका के अनुसार। महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी, उड्डयन, मूलबंध, जालंधर, विपरीतकरणी, वज्रोली और शक्ति चालन। इसको कहानी बनाकर आप याद कर सकते हैं। जैसे मैंने बनाया दबाव खड्डा, मेली जलपरी की वज्र शक्ति। तो दबाव खड्डा में तो संकेत के रूप में एक शब्द ले रखे हैं। जैसे मुद्रा का द ले लिया, महाबंध का ब, महावेद का व। तो दबाव हो गया आपका। तो ये तीनों महा वाले हैं, तो इसमें पहले द वाला आएगा, फिर ब वाला, फिर व वाला आएगा। खड्डा में ख से खेचरी, ड से आपका उड्डयन हो जाएगा। मेली में आपका म से मूलबंध, ल से जालंधर हो जाएगा आपका, या मेली से मूल और जल से जालंधर हो जाएगा। और परी से विपरीत, विपरी का परी ले लिया मैंने, जल परी की वज्र शक्ति। तो वज्र से वज्रोली, शक्ति से शक्ति चालन। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। उस आधार पर हमारा आंसर होगा कि शांभवी और अश्वनी इन दोनों का उल्लेख हठ प्रदीपिका में नहीं किया गया है। तो आपका 3rd ऑप्शन ठीक हो जाएगा।
अगला आपका हठ प्रदीपिका के अनुसार किसको निष्पादित कर व्यक्ति भूख प्यास आदि से पीड़ित नहीं होता है। तो इसमें अलग अलग प्राणायाम के उनके या मुद्राओं के लाभ दिए गए हैं। तो उसमें आपको ये बताना है कि किस प्राणायाम और मुद्रा में भूख प्यास से पीड़ित नहीं होता है, ये लाभ दिया है। तो शीतकारी प्राणायाम में भी है आपका, शीतली में भी है और खेचरी मुद्रा में भी है। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे खेचरी मुद्रा का आप देखिए क्षुधा तृषा मतलब भूख और प्यास से पीड़ित नहीं होता है, ये लाभ आपका दिया हुआ है। प्राणायाम में भी आप देख सकते हैं शीतकारी, शीतली में भी क्षुधा तृषा ये हट जाते हैं आपके, और यहाँ भी क्षुधा तृषा शीतकारी में भी हट जाते हैं। ये एक अलग प्रकार का प्रश्न है। सामान्यतः क्या होता है आपके हठ योग में किसी एक क्रिया या प्राणायाम या मुद्रा का लाभ पूछ लिया आपसे, ये लाभ को फोकस करके आपकी क्रियाएं पूछी जा रही है। आपका आगे ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि जरा मृत्यु का नाश किस किस में नहीं बताया गया है या बताया गया है, अग्नि प्रदीप किस किस में बताया गया है। तो इस प्रकार से भी आपको अध्ययन करना चाहिए कि जो कॉमन लाभ है वो किस किस में आते हैं, वो चाहे आसन के हो, चाहे कर्म के हो, चाहे मुद्राओं के हो, चाहे प्राणायाम को हो। तो एक बार आप उसको भी मैच कर सकते हैं, लेकिन ये पार्ट आप तभी करिएगा जब आपका सारा विषय तैयार हो, क्योंकि इसमें आपको समय लगेगा और प्रश्न आने की संभावना 1 या 2 ही रहेगी। यदि आप इस पे फोकस करेंगे तो बाकी का जो महत्वपूर्ण विषय है उसमें आप अपना समय नहीं लगा पाएंगे। लेकिन फिर भी ध्यान रखना अपेक्षित है, अगर ऐसा है तो आपकी तैयारी और अच्छी कही जाएगी। तो आपका ऑप्शन बनेगा विपरीत करने को हटा के ABD था, 4th ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। आगे देखिएगा, एनाटॉमी का इंग्लिश से देख लेते हैं आपका कि स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन। जैसे स्मूथ मसल्स, जैसे 3 मसल्स होती है आपकी, स्केलेटल, कार्डियक और स्मूथ। तो कार्डियक मसल्स तो हार्ट में पाई जाती है, तो हार्ट वाला ऑप्शन तो नहीं रहेगा। स्केलेटल मसल्स जो है आपकी, जो इनको हम ऐच्छिक रूप से नियंत्रित कर सकते हैं, संचालित कर सकते हैं, वे स्केलेटल मसल्स हैं जो आपकी हड्डियों के साथ जुड़ी रहती है। तो हाथ है, पैर है, जिसको हम अपनी इच्छा से चला सकते हैं, तो वहाँ पर भी स्मूथ मसल्स नहीं है। बचे आपके 2 ऑप्शन। तो हार्ट को छोड़कर, क्योंकि हार्ट में कार्डियक मसल्स है आपकी, हार्ट को छोड़कर जितने भी इनवॉलंटरी अनैच्छिक आपके ऑर्गन्स हैं उन सब में स्मूथ मसल्स पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में इंटेस्टाइन है, लीवर है, वहाँ भी स्मूथ मसल्स पाई जाती है। तो स्मूथ मसल्स का पार्ट होता है जिसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते, जो ऑटोनोमिक रूप से काम करती है, तो उसको आप स्मूथ मसल्स कह सकते हैं। तो आपका ऑप्शन बनेगा 49 का A और B था, पहला ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट आपका एनिमल सेल मेम्ब्रेन कंटेन्स। जो सेल मेम्ब्रेन है आपकी एनिमल वाली, उसमें क्या क्या पार्ट होता है। तो पहला पार्ट है कि जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी 3 से बनती है, या सिंपल कहें तो लिपिड है उसमें, फोस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोलिपिड। तो उस आधार पे यहाँ पे ऑप्शन ठीक नहीं दिया उन्होंने। फोस्फोलिपिड वाला तो ठीक है, अगर केवल मात्र ए ही होता तो हम चूज कर सकते थे, लेकिन उसकी फॉर्मेशन में आपके लिपिड वाले पार्ट है और लिपिड यहाँ पे नहीं दिए हैं। एक पार्ट ये भी है कि मेम्ब्रेन के अंदर सहायक रूप में प्रोटीन भी रहते हैं, लेकिन उस तरह का सेंस नहीं है यहाँ पर। यहाँ तो निर्माण की दृष्टि से समझना चाहिए। तो इस कारण से यूजीसी वालों ने क्वेश्चन गलत कर दिया आपका, इसको कैंसिल कर दिया है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कौन कौन सी, उसका रेशो भी ध्यान होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा कौन सा है, फिर उससे कम। फोस्फोलिपिड सबसे ज़्यादा है, फिर कोलेस्ट्रॉल है, उसके बाद ग्लाइकोलिपिड है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना चाहिए। विच आर द रिच सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एनर्जी के रिच सोर्स कौन से हैं। तो इस क्वेश्चन को भी यूजीसी ने कैंसिल कर दिया है। कैंसिल करने का कारण क्या हो सकता है, तो कि सोर्स जो है एनर्जी के, उस दृष्टि से तो खाद्य पदार्थ आपके होने चाहिए थे कि कौन से खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जो एनर्जी के रिच सोर्सेज में हैं। खाद्य पदार्थ कोई नहीं दिए हैं। तो दूसरा पार्ट ये हो सकता है कि फैट और कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने वो स्वीकार नहीं किया है। सबसे ज़्यादा जो एनर्जी मानी जाती है वो फैट में मानी जाती है रिच सोर्स की दृष्टि से, 9 कैलोरी देते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, 4 कैलोरी देते हैं आपका। तो आपका ऑप्शन ए होना चाहिए था, ए नहीं दिया है। तो हम कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन ठीक ना होने से ये क्वेश्चन आपका कैंसिल कर दिया ना चाहिए। तो इस कारण से आपका यूजीसी ने कैंसिल किया होगा। तो इस 51 को हम छोड़ देते हैं। आगे हम हिंदी के आधार पर देखते हैं। घेरंड संहिता का क्वेश्चन है। घेरंड संहिता से पथ्य के काफ़ी क्वेश्चन आते रहते हैं, क्योंकि ये 2 स्थानों पे हैं। एक जो 7वीं यूनिट है वहाँ पर आपकी योग एवं स्वास्थ्य, वहाँ पर भी लिखा है कि घेरंड, गीता इत्यादि के अनुसार पथ्य का ज्ञान।
तो इसलिए गीता से भी पथ्य पथ्य के क्वेश्चन आते हैं और घेरंड संहिता से भी आते हैं। और आपका हठ योग की जो नीट है 5th, वहाँ पर तो घेरंड संहिता के बारे में विस्तार से अध्ययन करने के लिए लिखा ही है। तो यहाँ पे कौन कौन से खाद्य पदार्थ वर्जित है, तो अपथ्य आपको ढूंढने हैं। तो अपथ्य में आपका कूष्मांड आ जाता है, लकुच आ जाता है और कुलथ आ जाता है। तो ACD ये ऑप्शन आपका बनेगा। मैं दिखा देता हूँ आपको। तो एक तो ये कुलथ वाला पार्ट हो गया, ये मना किया है, और कुष्मांड हो गया अपना जो आया है, एक ये लकुच हो गया। ठीक है, अब इसमें आपने देखा कि संस्कृत के शब्द दिए हैं, पेपर में जो डाले हैं आपके संस्कृत के शब्द दिए हैं, तो संभावना सबसे ज़्यादा संस्कृत की ही है शब्दों की, लेकिन आपको हिंदी वर्जन भी ध्यान रखना चाहिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पथ्य पथ्य काफ़ी सारे वहाँ पर दिए घेरंड संहिता में। अगला प्रश्न देखिएगा। कपालभाति सामान्य रूप से किन व्याधियों में निषिद्ध है? कपालभाति आपकी उदर की क्रिया है, तो उच्च रक्तचाप में अच्छा नहीं माना जाता है, उससे आपका बीपी और बढ़ सकता है। और आपकी जो लॉर्ज इंटेस्टाइन के साथ में जो हर्निया है आपका, उसका बढ़ना, तो वो भी ठीक नहीं माना जाता उसके लिए। निम्न रक्तचाप के लिए अच्छा है, उससे आपका जो रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर है, वो थोड़ा बढ़ के नॉर्मल हो जाता है। मोटापा कम करने के लिए भी कपालभाति अच्छा माना जाता है। लेकिन दो चीज़ों के लिए ये कई बार पूछा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि हाई बीपी में और हर्निया में उदर संबंधी क्रियाएं नहीं करनी चाहिए, उससे एनर्जी लेवल बढ़ के आपका बीपी बढ़ सकता है। तो दो ऑप्शन हो गए आपके बी और सी था, 4th ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। अगला कि शशांकासन किस रोग में निषिद्ध है? तो शशांकासन के संबंध में पहले भी प्रश्न आए हैं आपके, 1-2 बार तो आया ही हुआ है। तो शशांकासन आगे झुकने वाला आसन है, और हमें पता है कि जो भी डिस्क संबंधी या स्पाइन संबंधी प्रॉब्लम है उसमें आगे झुकने वाले आसनों को मना किया जाता है। तो स्लिप डिस्क में मना है, पहला पार्ट हो गया। और वर्टिगो जो होता है आपका, ये इनर ईयर की प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण से आपके चलने में दिक्कत होती है, सिर घूमता हुआ प्रतीत होता है, हिलता हुआ प्रतीत होता है, डिजीनेस होती है। इस तरह की सिम्टम्स वर्टिगो में देखने में आते हैं। तो यदि हम नीचे झुकेंगे तो उससे आपके सिर पे दबाव पड़ेगा, कान पे दबाव पड़ेगा, तो उससे आपका वर्टिगो की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ सकती है। इसलिए बिल्कुल भी मना किया जाता है इसमें कि वर्टिगो में शशांकासन नहीं करना चाहिए। तो आपके दो ऑप्शन हो गए ए और बी। तो ए और बी अर्थात हो गया आपका सेकंड ऑप्शन। कब्ज और मधुमेह के लिए अच्छा होता है। कब्ज है, शशांकासन में थोड़ा पेट पे खिंचाव पड़ता है, तो उससे बोल मूवमेंट ठीक होगी, वो किया जा सकता है आपका। मधुमेह है आपका, जो कि आपकी पेनक्रियास से संबंधित है, तो पेनक्रियास पे थोड़ा दबाव पड़ेगा तो इंसुलिन का स्राव हो सकता है आपका, जिससे लाभ होगा। तो इन सब चीज़ों में किया जा सकता है, लेकिन दो चीज़ों में निषिद्ध है। अगला आपका फैक्चुअल पार्ट है कि किसने व्यक्तित्व के मानवीय दृष्टिकोण को विकसित किया। तो पर्सनैलिटी का जो ह्यूमन अप्रोच है वो किसके द्वारा बताई गई थी? फैक्चुअल पार्ट आपको याद रखना चाहिए, कार्ल जुंग है और कार्ल रोजर्स है। ए और सी आपका ऑप्शन बनेगा इसमें। कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो, ये दो हैं आपके, कार्ल जुंग नहीं, कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो। तो थर्ड ऑप्शन आपका बनेगा। इन सब के बारे में आप अलग से पढ़ सकते हैं, नेट पे भी देख सकते हैं कि कौन कौन सी थियोरी इन्होंने दी थी, लेकिन काफ़ी बड़ा पार्ट है। आप क्योंकि साइकोलॉजी से 1-2 क्वेश्चन ही आते हैं, तो सामान्य अध्ययन करके रखिए। यदि पहले से आपने साइकोलॉजी को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो ठीक है। यदि अभी का जो समय आपका काफ़ी कम समय है परीक्षा के लिए, तो अभी बहुत ज़्यादा अध्ययन करना साइकोलॉजी के लिए ज़्यादा व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि ऐसा आवश्यक नहीं है कि आप बहुत कुछ पढ़ भी लो साइकोलॉजी में तो उससे आपका प्रश्न फंस ही जाए। लेकिन जो दिया हुआ है उसमें आप सामान्य अध्ययन चाहे तो कर सकते हैं। तो 55 का आपका आंसर बनेगा 3। फिर स्मृति के 3 चरण, इसको इंग्लिश से देख सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपका आया है। तो मेमोरी के 3 स्टेज है, उनका क्रम भी पूछा गया आपका। सबसे पहले आपका एनकोडिंग होता है, फिर स्टोरेज होता है आपका, फिर रिट्रीवल होता है। तो एनकोडिंग का अभिप्राय है सिंपल रूप से सूचनाओं को प्राप्त करना, ये एनकोडिंग हो गई। प्राप्त की हुई सूचनाओं को स्टोरेज रूप में रखना, ये बनाए रखना, ये आपका स्टोरेज वाला पार्ट है। फिर जब आवश्यकता हो उनको रिकॉल करना, पुनः प्राप्त कर लेना, ये आपका रिट्रीवल है। तो 3 है, ये भी ध्यान रखना है मेमोरी की स्टेज जो है आपकी, और उनका सीक्वेंस भी आपको याद रखना है। एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल, ये कई बार प्रश्न आपका आया हुआ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। अगला प्रश्न देखिएगा कि मूल्याभिमुखी शिक्षा से निम्नलिखित में से किन का निर्माण होता है। तो वैल्यू एजुकेशन जो है वो किन किन चीज़ों को प्रभावित करती है? तो संपन्न समाज,
संपन्नता धन की दृष्टि से मुख्यतः संबंधित है आपकी, तो धन की दृष्टि से मूल्य को नहीं जोड़ा जाता है। शांति वाला पार्ट बिल्कुल डायरेक्ट मैच करता है कि जो भी मूल्य पार्ट है आपके सत्य, अहिंसा, अस्तेय या आपके ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, जो भी हम समझते हैं, तो उन सब से समाज में शांति बनती है, एक दूसरे के प्रति सौहार्दपूर्ण भाव बनता है। और स्वस्थ समाज, तो स्वस्थता आपकी कई दृष्टि से देखी जाती है। एक तो शारीरिक स्वस्थता है, लेकिन हेल्दी जो सोसाइटी का मतलब होता है कि एक दूसरे के प्रति कोई द्वेष नहीं है, मतलब मानसिक स्वस्थता भी वहाँ पर देखी जाती है। तो मूल्य जो है आपके मन से जुड़े हुए पार्ट है मुख्य रूप से, तो वो स्वस्थ समाज का भी निर्माण करेंगे। राजनीतिक रूप से स्थिर समाज जो है वो उतना अभिप्राय नहीं है, यद्यपि अंततोगत उस पर प्रभाव डाल सकता है, लेकिन दिए गए ऑप्शन में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले जो पार्ट है मूल्य से, वो है शांति और स्वस्थता। तो बी और सी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि संपन्नता या स्थिरता नहीं आएगी राजनीतिक रूप से, वो भी हो सकता है, लेकिन आपको दो ही ऑप्शन चुनने हैं। तो जहाँ पर ऐसी स्थिति हो कि चारों ठीक हो सकते हैं, तो उसमें से सबसे सही कौन सा है, तो उसमें आपको बी और सी चुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं सोचना कि उसमें कि चारों सही है तो चारों क्यों नहीं दिए, उसमें जो सबसे उपयुक्त है, उपयुक्ततम को आपको चुनाव करना चाहिए, जिस पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो मूल्यों को ज़्यादा प्रभाव आपका मन के आधार पे होता है, तो शांति वाला भी मन का पार्ट है, स्वस्थता भी मन का पार्ट है। बाकी जो पार्ट है वे परंपरा से, कारण कार्य के आधार पर फिर आगे प्रभाव डालेंगे, डायरेक्ट प्रभाव उनका नहीं है। अगला है आपका घेरंड संहिता के अनुसार कपालभाति के प्रकार हैं। तो कपालभाति के वहाँ पर प्रकार जो दिए गए हैं, तो 3 दिए गए हैं वहाँ पे, वातक्रम, व्युत्क्रम और शीतक्रम। देख लीजिएगा, आपका ये क्रम से ही आपको ध्यान रखना चाहिए, वातक्रम, व्युत्क्रम और शीतक्रम। उस आधार पे हम प्रश्न देखें तो शीतक्रम हो गया, व्युत्क्रम हो गया, वातसार और वह्निसार ये आपके नहीं हैं, तो आपका आंसर बनेगा ए और डी। ए और डी था सेकंड ऑप्शन। वातसार और वह्निसार जो है आपके, ये ऊपर जो भेद था धोती वाला वहाँ पर आता है, वातसार धोती, वह्निसार धोती। देखिए ये वह्निसार आ गया आपका, ये आपका वातसार आ गया। तो धोती में जो अंतः धोती है उसके 4 भेद थे, वातसार, वारिसार, वह्निसार, बहिष्कृत। ये पिछले पेपर में आया था। तो पिछले में आपका पूछा था अंतर धोती के बारे में पूछा था, और इस बार आपका कपालभाति के बारे में पूछ लिया। तो थोड़ा थोड़ा आसपास से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, और देखेंगे प्रश्न अधिकांशतः सामान्य आते हैं, बहुत अंदर से नहीं। तो रेशो जो रहता है कि 80% जो क्वेश्चन है वो सामान्य होते हैं, 15-20% आपके डीपली होते हैं। तो सामान्य वाला जो पार्ट है वो आपको अच्छे से तैयार रखना चाहिए। अगला, हठयोग प्रदीपिका के अनुसार महावेद मुद्रा दूर करती है। तो महावेद वलित, पलित और कंपन, इन 3 पर मुख्य रूप से लाभ करती है। तो वलित मतलब हो गया आपका झुर्रियाँ, पलित मतलब बाल का पकना, कंपन आपका हो ही गया। तो ये ध्यान रखिएगा, हिंदी और संस्कृत दोनों शब्द आ सकते हैं, वलित पलित भी लिखा मिल सकता है, या हिंदी जो पार्ट आपका झुर्रिया और बाल पकना ये भी लिखा मिल सकता है। तो दोनों ही शब्द आपको ध्यान रखने चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ए सी डी। ए सी डी अर्थात आपका 4th ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। अगला प्रश्न है कि लिखित पाठ योजना के लाभ अधिकांशतया होते हैं। ये 9th यूनिट से आपका एप्लीकेशन ऑफ योगा, उससे भी कई प्रश्न आपके आते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ विषय कहाँ पर ये पूछा गया है। तो वहाँ पर लिखित पाठ योजना के 5 लाभ आपके दिए गए हैं योगाभ्यासों के अध्यापन विधिया पुस्तक के अंतर्गत। एक तो विचारों को गठित करने में सहायता, आत्मविश्वास की प्राप्ति, अध्यापन प्रक्रिया और उद्देश्यों को मन में रखने में सहायता, आवश्यक सामग्री की उपलब्धता का पक्का होना, और भविष्य की योजनाओं के लिए सहायता। तो मैंने शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे, आप पूरा चाहे तो बुक में देख सकते हैं। उस आधार पर हम देखें तो शिक्षक के चिंतन को व्यवस्थित करने में सही बात है कि चिंतन व्यवस्थित करना मतलब विचारों को गठित करना, ये एक ही भाव है। आत्मविश्वास वाला लिखा ही है, छात्र की क्षमता वाला पार्ट नहीं है, क्योंकि लिखित पाठ योजना कौन बनाता है आपका, कि टीचर बनाता है, शिक्षक बनाता है। तो शिक्षक की दृष्टि से ही आपको पाठ देखना चाहिए, छात्र की क्षमता वाला पार्ट यहाँ पर उपयुक्त नहीं है। शिक्षण के लक्ष्यों को बनाए रखने में यह भी पार्ट आपको दिया है कि अध्यापन का प्रक्रिया और उद्देश्य, उद्देश्य मतलब लक्ष्य हो गया, तो अध्यापन मतलब शिक्षण, तो शिक्षण का जो उद्देश्य है उसको मन में रखने में भी सहायता करता है। तो उस बुक के आधार पर ही आपको आंसर देने होते हैं। तो आपका आंसर बनेगा ए, बी और डी। ए, बी, डी मतलब आपको 4th ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, असर्शन रीजन के क्वेश्चन हम कर चुके हैं अलग से वीडियो में, सारे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण है आपका पार्ट ये। अधिकांशतः बच्चे गलत भी करते हैं
और आपको पता है लगभग 10 के आसपास प्रश्न आपके कथन कांड के आते हैं, काफ़ी सिंपल रहते हैं। एक दो क्वेश्चन अगर अजीब आ रहा है उसको छोड़ दे तो आपको एक बार अभ्यास अवश्य करना चाहिए, तो आप ठीक कर पाएंगे। घेरंड संहिता के अनुसार प्राणायाम के अभ्यास के दौरान निम्नलिखित को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये रिपीट है क्वेश्चन, आपका पहले भी आया हुआ है। तो पहले हम किसका निर्णय करेंगे? स्थान का, फिर काल का, फिर मिताहार का, फिर नाड़ी शोधन का। हम पहले भी देख चुके हैं। तो BDAC था, थर्ड ऑप्शन आपका बन जाएगा। ये आपका योग दर्शन से है, ये भी पहले आ चुका है आपका। निम्नलिखित सिद्धियों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। तो पुरुष ज्ञान के पश्चात 6 सिद्धियां आपको प्राप्त होती थी: प्रातिभ, श्रावण, वेदना, आदर्श, आस्वाद और वार्ता। उसी आधार पर आप क्रम में व्यवस्थित कर लीजिएगा, हम पहले भी इसको देख चुके हैं। 5 वृत्तियों क्रम पूछा, बहुत ही सिंपल पार्ट है। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये पांचों भी आप मैच कर सकते हैं। प्रमाण, विपर्य, CA आपका हो गया। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, CAB हो गया। और स्मृति सबसे लास्ट में आता है, तो D लास्ट में होना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन आपका हो जाएगा। इस आधार पर भी आप देख सकते हैं, CABED। अगला प्रश्न देखिएगा, सिद्ध सिद्धांत पद्धति। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार महावायु के गुणों का क्रम व्यवस्थित कीजिए। ये काफ़ी कठिन क्वेश्चन है, क्योंकि सिद्ध सिद्धांत पद्धति में फैक्ट भरे हुए हैं। तो ये भी सामान्य न पूछ के उस फैक्ट के अंदर भी डीपली पूछा हुआ प्रश्न है। एक तो वहाँ पे 5 भेद है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या विषय है वहाँ पे सिद्ध सिद्धांत पद्धति में। ये सिद्ध सिद्धांत पद्धति का विषय है। वहाँ पे 5 दिए गए आपके, जैसे 5 मूल पिंड हैं, फिर उनसे उत्पन्न पिंड है, फिर उनसे उत्पन्न महाभूत है। तो प्रश्न यहाँ से पूछा है। अगर उत्पन्न महाभूत तक ही पूछते तो चल जाता, लेकिन महाभूत जो महावायु था, उस महावायु के अंदर भी जो 5 गुण थे उनका, और 5 गुणों में भी क्रम पूछा है, ये काफ़ी कठिन हो जाता है। तो क्रम है आपका संचार, संचालन, स्पर्शन, शोषण और धूम्रवर्ण। इस आधार पर हम देखें संचार, संचालन, स्पर्शन। तो संचार, संचालन और स्पर्श, तो DBE ये आपका ऑप्शन बन जाएगा, A और C हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन आपका बनता है। कठिन क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन को जब आपकी पूरी तैयारी तभी करना चाहिए, क्योंकि अगर अभी आपको याद नहीं है फिर सोच हम याद करें तो कठिन हो जाता है। पहले सामान्य विषय आपको तैयार करना चाहिए। अगला प्रश्न भी क्रम से पूछ लिया, ये भी कठिन है। तो वहाँ भी वाणी के भेद बताए गए हैं 5, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी और मातृका। वही भेद यहाँ पूछे उन्होंने। तो परा पहले आएगा, फिर पश्यंती, फिर मध्यमा, फिर वैखरी, फिर मातृका। इस प्रकार से क्रम बनता है आपका। तो परा पहले हो गया, तो सी हो गया। मातृका सबसे लास्ट में आता है, तो D हो गया। अच्छा, D इसमें है, तो ये ऑप्शन बन गया आपका, 2 से ही बन गया आपका। अच्छा, इसमें भी D। परा, पश्यंती, तो परा के बाद पश्यंती हो गया आपका, तो ई वाला सेकंड ऑप्शन हो गया, CEBAD। तो ध्यान रखिएगा। हाँ, अगला आपका एनाटॉमी से है, तो इंग्लिश से देख लेते हैं हम। ये आपके वर्टिब्रे बताए गए हैं, तो उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में ऊपर से नीचे की ओर आपको बताना है। तो सबसे ऊपर सर्वाइकल होते हैं आपके, उसके बाद आपके थोरेसिक वाले आते हैं, फिर लंबर वाले आते हैं, फिर सैक्रल वाले आते हैं। इनकी संख्याएं भी आपको याद रखनी चाहिए, पूछ सकते हैं। और एक ये भी ध्यान रखना कि अडल्ट में अलग संख्या है और बच्चों में अलग है। अडल्ट में टोटल आपके जो वर्टिब्रे होते हैं 26 होते हैं, और बच्चों में होते हैं आपके वे 33 होते हैं। और वे जो नर्व्स हैं आपकी स्पाइनल, वो 31 पेयर्स होते हैं। तो इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं सबसे, तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। मिलान भी आ सकता है कि सर्वाइकल वर्टिब्रे कितने हैं आपके, 7 है, थोरेसिक 12 है, लंबर 5 है, सैक्रल 1 है। और ऐसे ही आपकी जो नर्व्स हैं स्पाइनल, उनका भी मैच आ सकता है कि सर्वाइकल में 8 नर्व हैं, थोरेसिक में आपकी 12 है, लंबर में आपकी 5 है, सैक्रल में आपकी 5 है, कोकोइजियल में 1 है। तो वो विषय आपको अच्छे से देखना चाहिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला है आपका, हिंदी से देख लेते हैं। भगवत गीता का प्रश्न है, ये भी पहले आ चुका आपका। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। तो पहले आपका कि ध्यायतो विषय पुंसान, ध्याय मतलब चिंतन करना, कि सांसारिक विषयों के बारे में सोचना पहले, उससे संग मतलब आसक्ति उत्पन्न होगी, आसक्ति से काम उत्पन्न होगा और काम से क्रोध उत्पन्न होगा। तो DACB अर्थात सेकंड ऑप्शन आपका बनेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला भी गीता से ही है, ये भी पहले आ चुका प्रश्न है। तो इसमें देखो काफ़ी सिंपल पूछा उन्होंने। योगश चित्त वृत्ति निरोध आपको पता योग सूत्र का है, B का 4, इतने से आपका आंसर हो गया। देखिए
कोई मैचिंग ही नहीं है और ज़्यादा करने की आवश्यकता। बी का 4 हुआ तो थर्ड ऑप्शन। तो ए का सेकंड हो गया आपका, ए का सेकंड मतलब ये कि समत्तम योग उच्यते 248, योग कर्मसु कौशलम 250। छठे अध्याय में भी 2 परिभाषाएं आपकी, एक 6:17 पे है आपकी योगो भवति दुःखः, और दुःख संयोग वियोग योग संजीतम ये आपकी 6:23 है। तो मैंने पहले भी आपको वीडियो में बता चुका हूँ, वो सारे आपको ध्यान रखने चाहिए। ये आपके अलग अलग वाद है दर्शनों के, बहुत सारे वाद है, कुछ इन्होंने यहाँ पे दिए गए। जैसे सत्कार्यवाद है सांख्य योग का है तो 2 हो गया आपका, कभी योग भी आ सकता है। असत्कार्यवाद आपका न्याय वैशेषिक का है। विवर्तवाद आपका वेदांत के लिए प्रसिद्ध है आदि गुरु शंकराचार्य का। स्यादवाद आपका जैन दर्शन का, जिसको सप्तभंगी नय भी कहते हैं। क्षण भंगुरवाद जिसको क्षणिकवाद भी कहा जाता है, ये आपका बौद्ध दर्शन का है। और भी बहुत सारे वाद हैं, आपको अपने नोट्स से देख लेने चाहिए। ये भी महत्वपूर्ण है, अलग से भी पूछा जा सकता है आपके विवर्तवाद किसका है, सत्कार्यवाद किसका है, या आपका क्षणिकवाद किसका है, तो अलग से भी पूछा जा सकता है। ये आपका मांडुक्य उपनिषद से है। मांडुक्य उपनिषद से पहले भी एक प्रश्न आया था कि मांडुक्य उपनिषद इसी पेपर में है शायद, पहला ही प्रश्न था। जो 4 अवस्थाएं दी थी मांडुक्य उपनिषद के अंदर, जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरीय, इन चारों अवस्थाओं को ओंकार की मात्राओं के साथ जोड़ा गया है। क्रम से जोड़ दो, ओम है ना आपका, तो जागृत के लिए अ, स्वप्न के लिए उ और सुषुप्ति के लिए म। तुरीय अवस्था कही जाती है कि हर चीज से परे है, तो वो इन तीनों मात्राओं से भी परे है, तो उसको अमात्र कहा। अमात्र मतलब मात्राओं से रहित है, ना तो उसमें अ मात्रा है, न म है, न उ है। इन तीनों ही प्रकार की मात्राओं से रहित होने का उसको अमात्र कहा जाता है। उसी हिसाब से आप मैच कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ये टीकाओं से संबंधित है। बहुत सारी टीकाएं हैं जो योग दर्शन की है और वो इम्पोर्टेंट भी है। कुछ इन्होंने यहाँ पे दी है। तत्वैशारदी आपकी है, वाचस्पति मिश्र की है योग दर्शन पे टीका। योग वार्तिक आपकी विज्ञान भिक्षु की है, मणिप्रभा रामानंद यति की है, और योग सुधाकर आपकी सदा शिवेंद्र सरस्वती की है। उसी हिसाब से आप मैच करके ऑप्शन बना लीजिएगा। योग दर्शन से प्रश्न है, काफी सिंपल है। अपर वैराग्य, 2 वैराग्य है, पर और अपर। ठीक, अपर निम्न स्तर वाला है, पर उच्च स्तर का है। तो अपर वैराग्य का परिणाम संप्रजात समाधि, ये अलग से भी पूछ रखा है कि अपर वैराग्य का परिणाम क्या है। तो अपर वैराग्य से कौन सी समाधि लगती है, संप्रजात। पर वैराग्य से कौन सी लगती है, असंप्रजात। क्रिया योग क्या है, क्रिया योग का फल क्या, समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च। तो समाधि की प्राप्ति और क्लेश तनुकरण, तो बी का 3 हो जाएगा। बचा आपका असंप्रजात समाधि। असंप्रजात समाधि के बाद क्या प्राप्त होता है, कैवल्य की प्राप्ति। चतुर्थ पाद में आता ही आपका ये, उस हिसाब से आपका ये सीधा सीधा मैच हो जाता है, कोई कठिनता नहीं है। इसमें आप 1-2 को भी पता हो तो आप देख सकते हैं। वैसे तो इन्होंने मैचिंग कई की है। लास्ट वाले में देखिए, डी वाले में सब अलग अलग दिए हैं। अगर आप मैच कर पाते हैं कि असंप्रजात समाधि किसके साथ जुड़ेगा, कैवल्य के साथ में, तो आपका आंसर बन जाएगा डी का 2 अर्थात 4th ऑप्शन आपका बन जाता है। अगला है आपका घेरंड संहिता का। ये पहले भी आया है, मैंने फिर बताया था कि इसमें घेरंड संहिता के ग्रंथ में ही थोड़ा पाठ भेद है। एक स्थान पर अलग दिया है, दूसरे स्थान पर अलग दिया है। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। इस कारण से यूजीसी ने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया, मतलब कैंसिल कर दिया है कि ये क्वेश्चन ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों मत हैं। कहीं पर कुछ दिया है, कहीं पर कुछ दिया है, तो एक को सत्य रूप में स्वीकार करना संभव नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपका कैंसिल है। तो मैं भी व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले वीडियो में इसकी व्याख्या मैं कर चुका हूँ। अगला प्रश्न देखिएगा। अच्छा, ये आपका साइकोलॉजी का प्रश्न है। अलग अलग आपके हैं साइकोलॉजिस्ट और उनकी थ्योरीज आपकी दी गई है। तो बताने की कौन सी किसकी थ्योरी है। जैसे गार्डनर की बहुत प्रसिद्ध है मल्टीपल इंटेलिजेंसीज की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो बी का 1 हो गया आपका। बाकी अजीब है, तो मैंने वही कहा कि साइकोलॉजी में कुछ अजीब प्रश्न आपके आ सकते हैं। गार्डनर वाला प्रसिद्ध था। फिर सेसी का आपका है बायो इकोलॉजिकल थ्योरी, कि वातावरण जो है और हमारे अंदर के जो संस्कार है वे दोनों हमारे को प्रभावित करते हैं। इन 2 से हम मैच कर सकते हैं। तो बी का आपका हो गया 1, तो बी का 1 ये हो गया, और डी का हो गया आपका 3, तो डी का 3 मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका बनेगा। तो ए का 2 हो गया आपका। तो थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस आपकी एंडरसन की हो गई, गार्डनर की होगी मल्टीपल इंटेलिजेंसेस वाली, और स्टर्नबर्ग की आपकी ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। और सेसी की आपकी हो जाएगी बायो इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। बस नाम याद रखिए, आप चाहे तो थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, नहीं तो कठिन पड़ेगा, छोड़ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अलग अलग विटामिन्स और मिनरल्स की कमी से जो रोग आपको होते हैं वो आपको ध्यान रखने चाहिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें विटामिन B1 की कमी से आपका बेरी बेरी रोग होता है। ये सब याद करने का ही पार्ट आप याद रखिएगा।
और इनके टेक्निकल नेम भी रखिएगा, थाइमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन आदि करके नाम हैं इनके। जैसे B1 का आपका थाइमिन है तो थाइमिन की कमी से बेरी होता है। B2 का राइबोफ्लेविन है, इसकी कमी से आपका एंगुलर स्टोमेटाइटिस होता है आपका। विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहा जाता है, ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसकी कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जिसको पेरेनिसियस एनीमिया भी कहा जाता है, दोनों ही शब्द यूज़ किए जाते हैं। पेरेनिसियस एनीमिया भी आया है आपका परीक्षा में, और यहाँ पर आपका मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी आया है। और डी आपका B3 जिसको नियासिन कहते हैं, इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। तो रोगों को मैं डिफाइन नहीं करूँगा, काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा, आप अलग से नेट पे देख सकते हैं। और इनके नाम भी याद रखने हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि B1 को क्या कहते हैं, B2 को, B3 को, B12 को, और भी जो आपके पार्ट हैं इसमें 3-4 और हैं, उन सब के नाम आपको याद रखने चाहिए। और रोग वाला पार्ट भी 1-2 क्वेश्चन कभी कभी आपका आ जाता है इससे। अगला देखिएगा, यहीं से देख लीजिए आपका कि मैच करना, ये अलग अलग रोग दिए हैं, उन रोगों में अच्छे जो आपके आसन हैं जो लाभकारी हैं वो आपको बताने हैं। तो इसमें कुछ प्रसिद्ध हैं आपके। डायबिटीज़ के लिए अर्धमत्स्येंद्रासन बहुत प्रसिद्ध है, कई बार प्रश्न आया आपका, आपको याद रखना चाहिए कि डायबिटीज़ में अर्धमत्स्येंद्रासन क्यों है, क्योंकि आप इसमें जब थोड़ा सा साइड में ट्विस्ट करते हैं तो आपके पेनक्रियाज पे दबाव पड़ता है, विशेष रूप से पेनक्रियाज पे, क्योंकि आपका जो टर्निंग होती है इसमें आप राइट की तरफ टर्न करते हो तो लेफ्ट की तरफ जो आपका पेनक्रियाज स्टमक के साथ में, उस पर दबाव पड़ने से इंसुलिन का स्राव ठीक होता है और इससे डायबिटीज़ में काफ़ी लाभ मिलता है। तो ये आपका पार्ट हो गया डी का 4। सर्वाइकल वाला पार्ट है, इसमें बैक बेंडिंग वाले जो भी स्पोंडियोलोसिस, स्पाइन संबंधित जो भी आपकी रोग हैं उसमें बैक बेंडिंग के, तो भुजंगासन, तो बी का आपका 1 ये आपका सही रहता है। ओबेसिटी है आपका, उसके लिए आपका ओबेसिटी के लिए नौकासन। तो नौकासन में क्या हम करते हैं कि पैरों को ऊपर उठा लेते हैं और इधर से अपने धड़ को भी ऊपर उठा लेते हैं, तो पेट पर काफ़ी दबाव पड़ता है, उस दबाव पड़ने से मोटापे में कमी आती है। वो प्रेगनेंसी के लिए तितली आसन, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन मैच कर लीजिएगा। तो ये जो आपके दिए रहते हैं कि किस बीमारी में कौन से आसन है, जितने भी प्रश्न आपको आए हैं आपको ध्यानपूर्वक देखना चाहिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनसे प्रश्न आगे भी आने की काफ़ी संभावना रहती है। अगला प्रश्न देखिएगा, नेति धोती, ये भी आपका कई बार आ चुका है। नेति वाला तो 2 बार पहले आ चुका है। नेति का क्या, तो जत्रूर्ध्व रोग, स्कंद से ऊपर के जो रोग हैं उनको ठीक करता है। तो एक आप 2 मैच कर सकते हैं, 1 का 2 ये हो गया। और जो धोती इत्यादि है, धोती का श्वास है, काश, श्वास, प्लीहा, कुष्ठ और 20 प्रकार के रोग हैं आपके, तो धोती का आपका मतलब श्वास रोग हो जाएगा। बस्ती आपकी है वो पेट संबंधी है तो गुल्म रोग हो जाएगा। त्राटक आपकी आंखों से संबंधित तंद्रा रोग हो जाएगा। तो देखिए आपका अगर नहीं भी याद है तब भी आप कॉमन सेंस से कर सकते हैं। त्राटक आंखों से संबंधित है तंद्रा, बस्ती आपके पेट से संबंधित है तो गुल्म रोग हो जाएगा। हाँ, धोती आपकी है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काफ़ी प्रभाव डालती है तो श्वास रोग हो जाएगा। नेति है आपकी ये कपाल से संबंधित है, जत्रूर्ध्व स्कंद से ऊपर का जो रोग है वो। तो कई बार इस तरह से कॉमन सेंस पे यूज की जा सकती है यदि आपको फैक्ट याद न आ रहे हों तो। अगला देखिएगा, ये आपका वही 9th यूनिट से है उसी बुक से कि अलग अलग विधियाँ, वहाँ पे 7 विधियाँ दी गई है। यह व्याख्यान विधि, समूह चर्चा विधि, प्रदर्शन विधि, निर्देशित अभ्यास विधि, उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होती है वो स्पेसिफिकेशंस भी यहाँ पर दी गई है। आप इंग्लिश से देख सकते हैं इसमें, और इसका मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या पार्ट वहाँ पर दिया हुआ है। तो ये 7 विधि हैं, क्रम से आपको ध्यान रखनी चाहिए। व्याख्यान विधि, निर्देशन अनुक्रिया विधि, वैयक्तिक निर्देशन विधि, समूह चर्चा, निर्देशित अभ्यास विधि, परियोजना विधि, प्रदर्शन विधि। तो व्याख्यान विधि जिसमें ओल्डेस्ट मेथड यूज फॉर फॉर्मल टीचिंग, फॉर्मल टीचिंग के लिए सबसे परंपरागत तरीका यूज़ किया जाता है, तो ये फॉर्मल टीचिंग आपका दिया हुआ है। निर्देशन अनुक्रिया विधि में टीचर जो है प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस देता है, उसके आधार पर आपको क्रिया करनी होती है। वैयक्तिक निर्देशन ये इंडिविजुअल लर्निंग है, अपने आप करके देखा जाता है। समूह चर्चा विधि में एक चर्चात्मक रूप से व्यक्ति की, स्टूडेंट की एबिलिटी को इम्प्रूव किया जाता है कि वो अपने आप किसी समस्या का समाधान निकाल सके, तो फाइंड आउट ए सॉल्यूशन, ये इसका पार्ट है आपका। निर्देशित अभ्यास विधि में असाइनमेंट दिए जाते हैं बस स्टूडेंट को करने के लिए, वो उनको करके सीखता है। परियोजना विधि में आपका प्रैक्टिस कराई जाती है आपकी, तो व्हाट दे हैव लर्न इन द क्लास उसकी प्रैक्टिस करो। और प्रदर्शन विधि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड आपका, इसमें स्किल और फॉर्म पे एम्फेसाइज मतलब दबाव या प्रेशर
प्रभाव डाला जाता है इसके ऊपर। तो उस आधार पे आप देखेंगे तो लेक्चर मेथड आपका हो गया फॉर्मल टीचिंग का, और ग्रुप डिस्कशन वाला आपका हो गया सॉल्यूशन का हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन वाला हो गया आपका स्किल का, और डायरेक्ट प्रैक्टिस मेथड वाला आपका असाइनमेंट का हो गया। इस आधार पे आप इसको मैच कर सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे आपका देखिएगा, अब आपके आते हैं अनुच्छेद वाले पार्ट। ये काफ़ी सिंपल अनुच्छेद हैं आपके, इनको आप बिना पढ़े प्रश्न के आधार पर भी ठीक कर सकते हैं। जैसे प्राणायाम का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार नहीं है, तो योग दर्शन में 4 आपके हैं, बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति और बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी। मनोवृत्ति का वहाँ पे कोई उल्लेख नहीं है, तो आपका 89 का 3 हो जाएगा। योग का छठांग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, धारणा हो जाएगा आपका, सिंपल है। और अगला है द्वंद्व से प्रभावित नहीं होता है, तो आसन का लाभ है। ततो द्वंद्व अनभिघातः, तथा मतलब आसन, आसन के सिद्ध होने पर वो सर्दी गर्मी इत्यादि जो द्वंद्व है उनसे प्रभावित नहीं होता, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। बाह्य विषयों के संपर्क से इंद्रियों का निग्रह करना आपका प्रत्याहार कहलाता है, विषयों से हटने को। अपरिग्रह आपका किस में आता है, यम में आता है। अहिंसा असत्यस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ज्ञान के प्रकाश पर परावरण किसके द्वारा होता है, ततक्षीयते प्रकाशावरणम, प्राणायाम का फल है आपका, ये 94 का 1 हो जाएगा। अगला पैराग्राफ भी सिंपल है बिल्कुल, उसमें डेट्स आपकी दी हुई है, वही है कि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया, तो 21 जून 2016 को द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, तो 21 जून 2016 हो जाएगा। संगोष्ठी का विषय क्या था, स्पष्ट लिखा है, काया कायातीत वाला, कहाँ लिखा है आपका, कहाँ गया, हाँ ये काया एवं कायातीत के लिए योग, ये आपका लिखा हुआ है, वही स्पष्ट यहाँ पे लिख दिया उन्होंने, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ये संख्या भी ऊपर लिखी हुई है, 35,985, 84 देश, इतने व्यक्तियों ने, इतने देशों ने भाग लिया था, एक विश्व रिकॉर्ड बनाया था उस समय, ये भी पार्ट आपका है। और अंतरिक्ष मानविक संकल्प अनुमोदित किया गया था, ये डेट भी आप देख लीजिएगा, 150 उसमें आपके व्यक्ति आए थे। और योग निम्नलिखित में किसके बीच सामंजस्य स्थापित नहीं करता है, तो विचार और स्वप्न के बीच में, फोर्थ ऑप्शन आपका हो जाएगा। ये सब सामान्य ही है, तो ये विषय हमने रखा। आपको जो भी दिक्कत आप बताइएगा। आपको वीडियो यदि अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप शेयर भी कर सकते हैं, हमें प्रोत्साहित भी कर सकते हैं। आज इतना ही रखते हैं। ओम शम।